हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PFTI इंट्रोडक्शन टू फैशन इंडस्ट्री करवाऊंगी। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ काफ़ी हद तक कर दिए हैं, क्योंकि जितना टाइम मैं निकाल पा रही हूँ उतना तो मैं कर ही रही हूँ। बाकी जो नहीं हो पाए तो उसके लिए पहले ही कान पकड़ के सॉरी। और जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ना, आपको इनसे एक बस आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो उससे सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। और ये चीज़ के लिए आई एग्री कि मेरी वीडियोस इनफ नहीं है कि आपको इतना अच्छा स्कोर वो करवा पाएँ, क्योंकि इतना कुछ मैंने अभी इसमें कवर अप नहीं किया है। तो इतना कर सकते हैं आप लोग कि इस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत 4 to 5 सेंटेंसेस ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो फैशन इंडस्ट्री में हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग उन पे प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। वेल, आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक ना मैंने आपको ये सब करवा दिया है, शॉर्ट नोट वगैरह। आज हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें है आपका प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो अब देखिए, प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके आते हैं ये ज़रा देखिए। जैसे पहले तो आपको प्राइमरी का मतलब होता है जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ टेक्सटाइल फाइबर में क्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पहली क्या आती है, हाई लेंथ की जो विड्थ रेशो होती है, जो फैब्रिक है ना उसकी विड्थ रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ बहुत सही होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से एडवांटेज ये होता है कि फैब्रिक को जब रैप किया जाता है ना तो काफ़ी इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। फिर उसके अलावा इसमें कोहेसिवनेस होनी चाहिए। और कोहेसिवनेस का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी एबिलिटी जिसमें जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, एक साथ स्टिक टुगेदर हो जाएं, एक साथ में जुड़ जाएं। जब आप यार्न की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ना फाइबर्स एक दूसरे से स्टिक हो पाएँ, मतलब आपस में ठीक तरीके से स्टिक हो पाएँ। फिर नेक्स्ट है जैसे स्पेनेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए किसी भी फाइबर के अंदर फैब्रिक के अकॉर्डिंग। और ये कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो टेक्सटाइल फाइबर की, आप इसको लर्न ही कर लीजिएगा वर्ड टू वर्ड, यहाँ पे समझने जैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये 3 मेजर और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इसमें ऐड करनी है, जैसे लेंथ और फेमनेस होनी चाहिए, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी जो है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी जैसा सिमिलर वर्ड है। अगर आपको इलास्टिसिटी टफ लग रहा है तो आप इसकी जगह फ्लेक्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी का भी मतलब यही होता है, जैसे आप रबर बैंड का एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। रबर बैंड में क्या होता है, आप उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, आप उसको स्ट्रेच करेंगे, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे वो रबर वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, कि वो स्ट्रेच हो पा रहा है, वो खिंच पा रहा है। प्लस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सी चीज़ें कई बार मॉइस्चर की वजह से ही ख़राब हो जाती है कि उसमें मॉइस्चर लॉक हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरा, जो आप फाइबर यूज़ करते हैं टेक्सटाइल में या कैसे भी फैशन इंडस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आज आपने लिया उसको और कल तक वो ख़त्म हो गया। उसको काफ़ी लंबे टाइम तक कई बार आपको स्टोर भी करना पड़ता है, बहुत टाइम तक वो आपके पास पड़ा भी रह जाता है। तो इस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है, ताकि आप वेस्टेज से और किसी भी तरीके के लॉस से बच पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टेक्सटाइल फाइबर जो है ना वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल, प्राकृतिक होना चाहिए। डिराइव्ड होना चाहिए किससे, ऑब्वियसली अगर देखिए वो नेचुरल है ना, तो आपको नेचुरल चीज़ें या तो प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से मिलती हैं। और सिंथेटिक मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मिक्सचर ही हो गया, तो ये किसी भी टाइप से हो सकता है। या तो आपको नेचुरल फाइबर मिल रहे हो जो कि या तो प्लांट या फिर एनिमल से मिले हो, या फिर कुछ सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग आपने करी हो जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस इंडस्ट्री लेवल पे आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस मींस कि मनोवैज्ञानिक विभाजन क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका डिवीजन मैंने दे रखा है। सो देखिए, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, एक मार्केट रिसर्च मेथड है जो यूज़ किया जाता है मार्केट को डिवाइड करने में और कस्टमर को। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे कि आपके कुछ बिलीव्स हैं, आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ आपके लाइफस्टाइल है, कुछ आपका सोशल स्टेटस है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेस्ट है जो आपको और लोगों से अलग बनाती होगी। जैसे आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ देखेंगे कि इस सोसाइटी में ना अंदर ही अंदर अपने कुछ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिमिलर ग्रुप के लोगों की ना एक्टिविटीज़ सिमिलर होती हैं।
फिर चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस है, चाहे उनका फैब्रिक टेस्ट है, या जो भी चीज़ें हैं ना उनका वो सेम सेम रहता है। तो इस तरीके से ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है ना, यही है कि एक मार्केट रिसर्च कर ली जाए, रिटेलर्स ने मार्केट रिसर्च कर ली कि पर्टिकुलर ग्रुप से जो आ रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया का जो क्राउड है वो कैसा है, कस्टमर कैसे हैं, उनकी चॉइस क्या है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग सोशल स्टेटस होता है ना, लोग अपने अटायर, अपने आउटफिट ना उसी अकॉर्डिंग चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो है ना सेगमेंटेशन, ये क्या अलाउ करता है बिजनेस को टू आइडेंटिफाई इमोशंस बिहाइंड कस्टमर चॉइस। अब जो कस्टमर की चॉइस है ना, उसके पीछे के इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में ये सेगमेंटेशन क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक कॉमन से एग्जांपल से समझेंगे कि अगर आप होली पे जो कपड़े पहनते हैं वो आपको कह दिया जाए कि आपको दिवाली पे पहनने हैं, तो आप खुद सोचेंगे कि ये कैसा मजाक है, होगा आपके साथ। तो ये क्या है, आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। साइकोग्राफी मतलब कुछ आपके ब्रेन से रिलेटेड कुछ आपके इमोशंस है कि एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए आपका ये अटायर होना चाहिए, आपके ये आउटफिट होने चाहिए। तो वो मार्केट में चीज़ें आपको उसी अकॉर्डिंग अवेलेबल होती हैं। आप देखेंगे होली के टाइम पे आपको वाइट टी शर्ट्स और कलरफुल जो उस पर लोगो स्लोगन टाइप्स होते हैं, कार्टून्स बने होते हैं, वो ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि उस टाइम पे मार्केट की डिमांड है वो चीज़। और जब आप दिवाली का टाइम देखेंगे तो थोड़ी ठंड भी हो जाती है। और उसके अलावा भी जैसे होता है कि हाँ, एक दिवाली को ट्रेडिशन जैसे लाइटनिंग वगैरह का माना जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे अटायर्स को चूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा स्पार्कल हो, थोड़ी शाइन हो, प्लस डार्क कलर्स हो। होली पे हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। तो ये चीज़ होती है हमारा मनोवैज्ञानिक कैसा विभाजन हो रहा है। तो ये बिजनेस में भी ये स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर उसके बाद में है ग्राहकों को सामाजिक स्थिति, रुचियों और विचारों के आधार पर समूहीकृत करना शामिल है। तो ये सब पॉइंट्स क्या हैं, इसी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आपके पास में आता है, इसमें ना मुझे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले थे और इसी वजह से मैंने इसको इतना रिकॉर्ड किया। तो इसमें लिमिटेड पॉइंट्स ही हैं, आप यहाँ पे ये लिख दे सकते हैं कि साइकोग्राफिक डेटा क्या है, इज़ द फाउंडेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स एंड कंटेंट क्रिएशन। तो ये बेसिकली क्या है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब एक पिलर, एक आधार, एक बेस है कि आप उस अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, कैंपेन्स करवाएंगे, या कंटेंट का जो क्रिएशन है उस अकॉर्डिंग करवाएंगे। किसी भी फैशन इंडस्ट्री में या जहाँ पे भी ना कपड़ों की प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं ना, या जो वहाँ का जो स्टाफ है ना, उनको ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अभी ये वाला सीज़न आने वाला है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करनी है। आप ये ऐसे शोज़ वगैरह में देख सकते हैं। अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा तो वहाँ पे आप देखेंगे ये एक चीज़ कॉमन है कि अगर विंटर्स आ रही है तो विंटर कलेक्शन वहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा, अगर समर्स है तो समर कलेक्शंस वहाँ से ज़्यादा निकाले जाएंगे उनके टॉप डिज़ाइनर्स के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके एथिकल नॉलेज में भी ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर जो है ना एक एज एन एथिकल इशू लिया जाता है इन फैशन इंडस्ट्री। वैसे तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक एरिया में चाइल्ड लेबर जो है ना वो एक एथिकल इशू है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका फैशन का है तो आपको यहीं पे स्टिक होके आंसर देने पड़ेंगे। जैसे चाइल्ड लेबर जो है ना, बाल श्रम, जो बच्चों से काम करवाया जाता है, तो उसके पीछे की वजह एक तो पॉवर्टी है और एक अनअवेयरनेस है। पॉवर्टी इसलिए क्योंकि गरीबी ज़्यादा होगी तो लोग अपने बच्चों से काम करवाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप देखेंगे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है या जिनका खाना पानी सही चल रहा होता है, वो लोग यूजुअली अपने बच्चों से काम नहीं करवाते। उनकी स्टडीज़ पे उनको ज़्यादा फोकस करने दिया जाता है, जस्ट बिकॉज उनके पास वजह नहीं है। उनको लगता है कि उनका बच्चा पढ़ के कुछ ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है, पढ़ना या ये सब चीज़ें ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ाई स्टार्ट करी और कल आप एक अच्छी जॉब पे हैं, या आज आप यूपीएससी का कोर्स खरीद रहे हैं, कल आप एक कलेक्टर बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इनमें टाइम लग जाता है। इसी वजह से जो लेबर हैं, या आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतने में ना उनको हेल्प के लिए ज़रूरत होती है, तो वो अपने बच्चों को एक छोटी एज में ही लगा देते हैं। अब अनअवेयरनेस होती है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से वो काम किया है, उन्हें नहीं पता कि पढ़ के उनका बच्चा कितना अच्छा कर सकता है या कितना बेस्ट बन सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है ना मेन वजह होती हैं, एक होती है पॉवर्टी और एक अनअवेयरनेस। इन दो चीज़ों की वजह से चाइल्ड लेबर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे
वो फैशन हो चाहे कोई और इंडस्ट्री हो। अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे क्यों चाइल्ड लेबर को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्यों ज़्यादा लोग हायर करते हैं एज अ चाइल्ड लेबर, तो इसके पीछे की पहली वजह है कॉटन पिकिंग। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं चिल्ड्रंस को, क्योंकि उनकी छोटी छोटी फिंगर होती हैं, तो इस वजह से क्रॉप या जो चीज़ें हैं ना मटेरियल, उसको वो डैमेज नहीं करेंगी, तो इस वजह से वो ईजिली उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे बड़ों के हाथ काफ़ी रफ हो जाते हैं काम करते करते, और हाथ का साइज़ और मास बॉडी का बढ़ने की वजह से वो थोड़े हैवी लगने लग जाते हैं। लेकिन बच्चों के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, प्लस वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से चीज़ें ना डैमेज कम होती हैं। तो इस वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, स्पेशली फैशन इंडस्ट्रीज़ में। और जहाँ पे पटाखे बनते हैं, फायर क्रैकर्स, एक्सप्लोसिव थिंग्स बनती हैं, वहाँ पे भी उस इंडस्ट्रीज़ में भी बच्चों को ज़्यादा लिया जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चाइल्ड लेबर कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीम बैडली एंड मेंटल हार्म एंड इवन डेथ। अब चाइल्ड एक्सट्रीम बॉडीली हाँ, जैसे अब चाइल्ड लेबर में बच्चे जो घुस रहे हैं ना, उनके साथ उनकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ये काम उनको क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। कैसे, देखिए मेंटल हार्म मतलब उनके जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपर हो ही नहीं पाई, वो चीज़ों में ही बन के चले गए। अब उनसे प्यार से तो काम नहीं करवाया जाएगा कि चलो बेटा ये काम करो उसके बाद खाना मिलेगा, ऐसे नहीं होता। उनको बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता है अगर वो काम नहीं करते। क्योंकि आप खुद से सोचिए, सारा दिन तो आपसे भी कोई एक काम बार बार नहीं होगा, और कई बार हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ जाते हैं कि उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं दी जाती, उनकी प्रॉपर केयर नहीं करी जाती, तो वहाँ डेथ की सिचुएशन भी आ जाती है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जो चाइल्ड लेबरिंग है ना, ये बच्चों को स्कूल से और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से ना काफ़ी दूर रख देती है, और फंडामेंटल राइट्स का तो कहीं दूर दूर तक लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। आप ये देखिए, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जब आप कुछ सिखाते हैं तब उन्हें पता चलता है, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर कोई बच्चा रहे ही ऐसी जगह पर रहे जहाँ उसने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं, उसे ये आइडिया ही नहीं कि फंडामेंटल राइट्स जैसी भी नहीं कोई चीज़ होती है, आपके पास अपनी चॉइस से काम करने की एक फ्रीडम है, आपके पास आपके कुछ अधिकार हैं, कुछ बेसिक राइट्स हैं, तो जब वो पता ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो उनका हनन होने ही होने वाला है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। प्लस डेथ का मैंने ऊपर बता दिया, उसके अलावा वहाँ पे कई बार एक्सीडेंट, फायर्स हो जाती हैं, इंजरीज हो जाती है, डिजीज़ हो जाती हैं, जो कि बहुत कॉमन है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। फैब्रिक है, कपड़ा है, आप खुद सोचिए उससे धुआं कितना है, डस्ट कितनी ज़्यादा है, जो आपके लंग्स पे बहुत डिजीज़ इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाना। तो ये सब इश्यूज़ जो हैं वो बच्चे वहाँ पे फेस करते हैं। ये लिख सकते हैं। चिल्ड्रन जो हैं वो प्रीडोमिनेटली एम्प्लॉयड होते हैं बाय देयर पेरेंट्स। तो इनमें या तो जैसे वो अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ ही काम पे लगा देते हैं कि एक और लेबर का हाथ मिल जाएगा, या फिर फैक्ट्रीज़ में या जो ऐसे इंडस्ट्री एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बच्चों को उठा के ले जाया जाता है। आपने देखा होगा किडनैपिंग के केसेस छोटी एज में ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो उनके किसी ना किसी पार्ट को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि उनको भी एक अपने आप में थोड़ा गिल्ट आ जाता है, फिर वो वैसे भी कहीं नहीं जाते। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे बहुत कॉमन है आज की डेट में। पॉवर्टी और जो लैक ऑफ स्कूल्स है ना, वो चीज़ इसके पीछे की मेन वजह मानी जाती है। अगर देखिए गरीबी ना हो और स्कूल्स की अच्छी फैसिलिटी हो तो बच्चे इतना ज़्यादा चाइल्ड लेबर में जाएंगे नहीं, वो खुद भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि उन्हें करना है। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ने लगते हैं ना तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है, आपको अपने करियर ऑप्शंस दिखते हैं, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ भाई आप ये चीज़ कर सकते हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। बट एक सेकेंड सिचुएशन है जहाँ आपको आइडिया ही नहीं है, तो वहाँ आप ये सब नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट्स आप चाइल्ड लेबर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या है, ये भी क्वेश्चन ना पहले वाले की तरह ही है आपका। ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन था ना, उसी अकॉर्डिंग मुझे एज सच ज़्यादा अच्छा आंसर इसका मिला नहीं, बट फिर भी मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख दिए कि हाँ नॉलेज होनी चाहिए कि क्या पता आ जाए। तो ये था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन द मार्केट एंड इट्स मार्केट शेयर। मतलब कि आपने कोई मार्केट प्रोडक्ट बनाया, उसको मार्केट में शेयर कर दिया, ठीक है, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन करी आपने वो कितनी ज़्यादा बेटर रही, और प्लस जो सर्विस थी वो कितनी सही हुई, इसके सेल आउट कितने हुए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होती हैं। प्लस हमें एक लिस्ट भी प्रिपेयर करनी होती है कि एक कंपनी ने कितने गुड्स को या सर्विसेज को वहाँ पे मार्केट में सोल्ड किया है, उसके क्या क्या रिव्यूज़ रहे हैं,
तो ये दो चीज़ें, एक होता है स्टेज फैक्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन देखना कि सही तरीके से परफॉर्मेंस है कि नहीं है प्रोडक्शन की, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट अजॉर्मेंट का मतलब क्या हो गया कि इज़ द फुल लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस दैट आर सोल्ड बाय अ कंपनी, मतलब एक कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही है। इसका एग्जाम्पल आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे जब मार्केट में हार्पिक आया था ना तो एक चीज़ थी, फिर हार्पिक में अलग अलग कलर्स आ गए, तो ये क्या है, प्रोडक्ट अजॉर्मेंट है कि कितने टाइप या कितनी वैरायटी लोग वहाँ पे कर सकते हैं। आप सूप पीना आपने स्टार्ट किया होगा तो यूजुअली जितनी मेरी नॉलेज कहती है तो टमाटो सूप आया होगा, लेकिन आज की डेट में देखिए वैरायटी ऑफ सूप है। तो ये क्या है, सेम ब्रांड सेम कंपनी ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया, तो वो चीज़ आपकी प्रोडक्ट अजॉर्मेंट के अंदर आती है कि एक लिस्ट ऑफ गुड्स हो गई, एक सर्विस हो गई जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी ने क्या किया है, सेल आउट किया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी हम बात करें, जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ से स्टार्ट किया, फिर इन्होंने देखा हम ग्रो कर रहे हैं, आगे इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इन्होंने अलग अलग अपनी सब ब्रांचेस निकालनी स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ आती है आपकी प्रोडक्ट अजॉर्मेंट में। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का दे रखा है, कोई भी ब्रांड आप इमेजिन कर लीजिए, मैं यहाँ पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ, ना कोई मेरी साइड से कोई प्रमोशन हो रहा है, बट आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो अपने अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जो है साइज़ और कलर्स में क्या कर देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं और मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। जिसकी जैसी ज़रूरत उतना लोग वहाँ से उसको परचेज़ कर लेंगे। मेन जो उनके मोटिव होता है वो क्या है, अपना प्रॉफिट जनरेट करना, तो ये किसी ना किसी वे में जनरेट कर लेते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। यहाँ पे आपके पास में 5 स्टेजेस आते हैं। जैसे पहला स्टेज आता है डेवलपमेंट, कि वो चीज़ ग्रो करी जा रही है, बनाई जा रही है, फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी ग्रोथ देखी जाती है, फिर मैच्योरिटी और डिक्लाइन एक लास्ट स्टेज है, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट चल भी जाए, ज़रूरी नहीं है कि उसमें डिक्लाइन हो, और कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि वो प्रोडक्ट ना चले, मतलब मार्केट में आया और लॉन्च होते ही वो ठप पड़ जाए, वो लॉस में चला जाए। जैसे आप देखेंगे जियो आने के बाद में मार्केट में बाकी की जो ऐसे नेटवर्क थे ना वो सब खत्म हो गए, वो सब चले गए। अभी कंपटीशन में या तो जियो आपको देखने को मिलता है या एयरटेल देखने को मिलता है, तो ये दो थे, ये सर्वाइव कर रहे हैं। जियो आया बाद में, लेकिन एयरटेल क्या था, सर्वाइव कर गया, आपको ये चीज़ पता है। तो ऐसे ही पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक और लास्ट वीडियो मैं इसकी अभी रिकॉर्ड करूँगी और जल्दी अपलोड कर दूँगी, मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज इवनिंग तक कर दूँ, नहीं तो कल सुबह तक आपको डेफिनेटली इसकी वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, बस बचे हुए क्वेश्चंस उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस और जो मैं आपके उसमें करवा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स जेन्युइन लग रहे हैं, प्लीज़ ये ज्वाइन बटन को प्रेस करके कुछ अमाउंट ही आपको पे करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ हेल्प मी। और बाकी न्यू ईयर आने वाला है, वैसे मैंने सोचा था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट नहीं हुए, कोई बात नहीं, जितना अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया इतना ही आगे भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।